हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का 9th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 69 टॉपिक हम प्रीवियस 8 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे आईएमडी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, देन हम जानेंगे अल्मा टेलीस्कोप के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी किससे संबंधित है चर्चा करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ देखेंगे नमामि गंगा सेकंड प्रोजेक्ट के बारे में, एक इकोनॉमी की टर्म ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे मार्बर्ग वायरस अभी चर्चा में क्यों रहा। इसके अलावा देखेंगे वॉलेटाइल्स क्या होते हैं। साथ ही साथ चर्चा करेंगे वाइब्रेट ब्लेज प्रोग्राम के बारे में, एक स्कीम कृषि उड़ान 2.0 स्कीम के बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे पेमेंट एग्रीगेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका वेदर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आईएमडी है एक नोडल एजेंसी है जो कि वेदर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया जितने भी होते हैं उसको ट्रैक करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि आईएमडी यूज करती है इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स को। साथ ही साथ ये एक रैपिड एप्लीकेशन जिसका नाम है रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से ये 4 डायमेंशनल एक एनालिसिस कैपेबिलिटी के साथ क्विक इंटरेक्शन विजुअलाइजेशन प्रोवाइड कराती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आईएमडी है ये कोलैबोरेट करती है इसरो के साथ मिलकर फॉर द ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए, जिसके अंतर्गत ये मेजर करती है टेम्परेचर, सनशाइन, विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो आईएमडी एक नोडल एजेंसी है जो कि वेदर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडिया जितने भी होते हैं उसको ट्रैक करती है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसके लिए यूज करती है इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स का, साथ ही साथ एक रैपिड एप्लीकेशंस का, जिससे एक 4 डायमेंशनल एक क्विक इंटरेक्शन विजुअलाइजेशन दे पाती है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा ये इसरो के साथ ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस करती है, जिसके अंतर्गत ये टेम्परेचर, सनशाइन, विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी को ये मेजर करती है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है एक डेडिकेटेड सेंटर बनाना चाह रहा है जो कि एक वार्निंग देगा, शॉर्ट नोटिस प्रोवाइड कराएगा वेदर रिलेटेड डैमेज से बचने के लिए। अगर हम बात करें सीएससी स्टडी की तो 2022 में इंडिया ने एक्सपीरियंस किए एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स होते हैं 314 डेज, जो 365 डेज में से हमने 314 डेज इंडिया के अंतर्गत ये मेजर किए। इसके अलावा जो आईएमडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है, एक नोडल एजेंसी है जो भी वेदर डेवलपमेंट जो इंडिया के अंतर्गत होते हैं उसको ये ट्रैक करती है और इसके लिए ये यूज करती है इनसेट सीरीज का, साथ ही साथ एक रैपिड एप्लीकेशन का, जिसके माध्यम से ये 4 डायमेंशनल एक एनालिसिस जो कैपेबिलिटी के साथ एक इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन ये उसका प्रोवाइड कराती है। साथ ही साथ ये कोलैबोरेट करती है इसरो के साथ भी, जो भी ग्राउंड बेस्ड जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनके लिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो फोरकास्टिंग जो मॉडल्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं आईएमडी के द्वारा, तो जो स्टैटिस्टिकल जो इंसेम्बल इसके अंतर्गत लिए जाते हैं वह इसके अंतर्गत सी सरफेस जो टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिसमें आपके नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, इसके अलावा जो इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशंस के भी जो सी सरफेस टेम्परेचर इसके अंतर्गत लिया जाता है, ईस्ट एशिया मीन सी लेवल प्रेशर इसके अंतर्गत लिया जाता है, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट जो यूरोप लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर है इसके अंतर्गत मेजर किया जाता है। साथ ही साथ जो इक्वेटोरियल जो पैसिफिक वार्म वाटर वॉल्यूम भी इसके अंतर्गत लिया जाता है, जिसके अंतर्गत ये वेदर का फोरकास्ट कर पाते हैं। इसके साथ ही जो मानसून जो मिशन है उसको कपल किया गया है जो फोरकास्टिंग सिस्टम के साथ, जिससे कि ये इशू कर पाती है सीजनल जो फोरकास्ट जो आउटलुक्स होते हैं उनको। साथ ही साथ ये जो डायनेमिकल जो ग्लोबल क्लाइमेट जो फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको इसके साथ सिमुलेट किया गया है, जिसमें उसके लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशियन जो स्टेट होते हैं उनको सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा उसमें एक तरीके से सिमुलेशन के माध्यम से क्लाइमेट को फोरकास्ट किया जाता है। इसके अलावा जो मल्टी मॉडल जो इंसेम्बल्स होते हैं फोरकास्टिंग सिस्टम के, वह इशू करते हैं मंथली और सीजनल आउटलुक्स को ऑफ द रेनफॉल्स कितना होगा या उसका जो टेम्परेचर वहाँ कितना रहने वाला है, इस तरीके के मंथली या सीजनल आउटलुक्स को वह रिलीज करते रहते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं भारत में वेदर फोरकास्टिंग के लिए, तो इंडिया में ये कवर किया जा रहा है पूरे इंडिया को डॉपलर वेदर रडार के नेटवर्क के द्वारा। और ये कब तक कर लिया जाएगा? 2025 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो एक अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम को मुंबई और अदर सिटीज़ में भी इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ जो फाइन ट्यूनिंग बिठाई गई है, जो न्यूमेरिकल जो मॉडल्स होते हैं और जो इम्प्रूव किया जा सके जिससे कि जो वेदर फोरकास्ट है उसको, तो इसके लिए इसमें फाइन ट्यूनिंग बिठाई गई है न्यूमेरिकल मॉडल से। साथ ही साथ एक स्मार्ट वार्निंग सिस्टम बनाया गया है जैसे कि मौसम ऐप, तो ये वेदर को फोरकास्ट करता है। इससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है इस ऐप पर आपको देखने को मिल जाएगी वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित। इसके साथ ही साथ एक मेघदूत ऐप है जो कि फार्मर्स को एडवाइजरी देने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वेदर डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्मा टेलीस्कोप से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अल्मा है एक सिंगल टेलीस्कोप है जो कि एक तरीके का रिवॉल्यूशनरी डिजाइन है जो कि कंपोज करता है 66 हाई प्रिसीजन एंटीनास को, जो कि लोकेटेड है छंजनातोर प्लेटू के अंतर्गत 500 मीटर एल्टीट्यूड पर नॉर्थर्न चिली में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अल्मा है अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि जो लॉन्ग लास्टिंग जो हमारे इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रोनॉमिकल जो मिस्ट्रीज हैं जिनको सुलझाया नहीं जा सका है, तो उनको एक तरीके से सुलझा इसके अंतर्गत लिया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अल्मा है वह एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसके अंतर्गत इसमें जो टीम है यूरोप की टीम, जापान, यूएस, कनाडा, चिली एंड इंडिया इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो अल्मा एक तरीके का सिंगल टेलीस्कोप एक रिवॉल्यूशनरी डिजाइन है जो कि कंपोज होता है 66 हाई प्रिसीजन एंटीना से और जो कि लोकेटेड है छंजनातोर प्लेटू के अंतर्गत जो कि 5000 मीटर एल्टीट्यूड पर नॉर्थर्न चिली में ये स्थित है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो अल्मा इसके अंतर्गत अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि जो भी एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल जो मिस्ट्रीज हैं उसको इसके अंतर्गत सुलझा सकते हैं, तो इसके अंतर्गत ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें जो अल्मा है एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस है बिटवीन द जो आपकी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जिसमें आपकी यूरोप, जापान, यूएस, कनाडा, चिली और इंडिया इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो अल्मा जो टेलीस्कोप है उसने एक इल्यूसिव डार्क गैलेक्सी जो कि उसको रिलीव किया है अल्मा टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन के द्वारा। अगर हम बात करें अल्मा की, तो ये एक सिंगल टेलीस्कोप है जो कि रिवॉल्यूशनरी डिजाइन है, कंपोज हुआ है 66 हाई प्रिसीजन एंटीना से और जो कि लोकेटेड है छंजनातोर प्लेटू के अंतर्गत 500 मीटर एल्टीट्यूड ऑफ इन नॉर्थर्न चिली के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो लोकेशन है नॉर्थर्न चिली के अंतर्गत ये एक सिलेक्टेड इसलिए की गई थी क्योंकि इसमें जो हाई एलिवेशन है जिसके कारण से यहाँ पर लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है जिससे कि यहाँ पर नॉइस ना हो, साथ ही साथ जहाँ पर जो सिग्नल आते हैं उसको एक तरीके से एक बेटर वे में अर्थ तक पहुँचाया जा सके। तो इसके द्वारा जो ऑब्जर्वेशन है एक बेहतर तरीके से ऑब्जर्व किए जा सकती है इस लोकेशन पे। साथ ही साथ जो अल्मा इसके अंतर्गत अलाउ करता है साइंटिस्ट को कि जो भी एक इम्पोर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल जो मिस्ट्रीज हैं इसके अंतर्गत कॉस्मिक ओरिजिन से संबंधित, तो उनको इसके अंतर्गत सॉल्व किया जा सके। और अगर हम इसके पार्टनर्स की बात करें तो इसमें इंटरनेशनल पार्टनरशिप है यूरोपियन सदर्न जो ऑब्जर्वेटरी है ESO, इसके अलावा यूएस नेशनल जो साइंस फाउंडेशन है और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल जो साइंसेस है निन्स ऑफ जापान की, साथ ही साथ इसमें कनाडा, ताइवान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी इसके अंतर्गत शामिल है और साथ ही साथ इसमें रिपब्लिक ऑफ चिली जहां पर ये स्थित है तो वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा इसके क्या अचीवमेंट रहे अगर हम उसके बारे में बात करें तो इसने पार्टिसिपेट किया था जो इवेंट हॉराइजन जो टेलीस्कोप जो प्रोजेक्ट है उसके साथ में। इसके साथ ही इसने पार्टिसिपेट किया जो डिटेक्शन ऑफ जो फॉस्फिन है एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस पर, साथ ही साथ कॉमेट की स्टडीज में और प्लेनेटरी जो फॉर्मेटिक जो स्टडीज होती हैं प्लेनेटरी के बनने की, तो उसके में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये इसके साइंटिफिक अचीवमेंट्स रहे हैं अल्मा टेलीस्कोप के। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अल्मा टेलीस्कोप से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है ये डिस्क्राइब करती है कि क्या बेसिस है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, जो कि एक तरीके से ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए हैं और ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो डॉक्ट्रिन है ये बेस्ड है जो राइटिंग्स थी मेडिवल जुरिस्ट हुए, एक मेडिवल जो विधिवेता थे हेनरी डे ब्रैक्टन, तो उनसे ये संबंधित है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो डॉक्ट्रिन है ये जो नेसेसिटी ये सील्ड करती है एडजुडिकेटर्स होते हैं जो कि बायस होते हैं, उन्हें ये बायस होने से रोकती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो नेसेसिटी होती है एक तरीके से डिसाइड करती है, डिस्क्राइब करती है कि क्या बेसिस हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा कि उस समय के जहां पर जो ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, तो वह इसके अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनली है या नहीं। तो इसका आधार प्रोवाइड कराती है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो मेडिवल एक विधिवेता थे, जुरिस्ट थे हेनरी डे ब्रैक्टन, तो उनकी राइटिंग्स में ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी देखने को मिलती है, तो ये वहीं से ली गई है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो नेसेसिटी होती है एक तरीके से रक्षा करती है, जो सील करती है एडजुडिकेटर्स को फ्रॉम द बायस। तो इसमें ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रही। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने रिज्यूम किया है कि जो एक तरीके से जो मर्जर है या जो एक्विजिशन जो डील्स हैं वो उसको असेस कर रहा है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत वह एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है जिसके अंतर्गत जो इसको इन्वोक किया गया था इन डील्स के अंतर्गत, तो उनको एक तरीके से कंपटीशन ऑफ इंडिया असेस कर रहा है। अगर हम बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की, तो ये एक तरीके से टर्म होती है जो कि एक तरीके से आधार बनती है कि उस समय क्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन लिए गए कि जो भी ऑर्डर थे उसको रीस्टोर करने के लिए, उस जो पोजीशन थी उसको रीस्टोर करने के लिए, तो जो एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए गए वह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड थे या नहीं। और ये जो डॉक्ट्रिन है वह बेस्ड है जो राइटिंग्स थी जो मेडिवल एक जुरिस्ट हेनरी डी ब्रैक्टन थी, तो उस पर ये आधारित है। इसके अलावा ये जो डॉक्ट्रिन है इसके अंतर्गत होता क्या है कि इसमें जो ऑब्जेक्शनेबल कोई चीज़ अगर दिख रही है, अगर कोई डिसीजन लिया गया है और वह एक्चुअली अगर टेंटेड है तो तब तो इसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस या ऐसी कोई परिस्थितियां बन गई हैं जिसके अंतर्गत ये दिख रहा है कि इसके अंतर्गत किसी के माइंड में ये आ सकता है कि इसमें बायस रवैया अपनाया गया है या इसमें जो डिसीजन लिया गया है वह पूरी तरीके से टेंटेड है, तो इस स्थिति में भी इसको लागू किया जा सकता है। यानी कि इसमें एक्चुअल में वह घटना नहीं हुई हो लेकिन उसके अंतर्गत किसी को शक हो उसके माइंड में, तो इसमें भी एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इसमें लागू किया जा सकता है। अगर इसमें जो बेसिक रूल जो काम करता है वह ये काम करता है कि जो जस्टिस है वह होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। साथ ही ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है एक तरीके से जो एडजुडिकेटर्स होते हैं उनको बायस होने से उनको एक तरीके से सील करता है, उससे उसकी रक्षा करता है। साथ ही साथ जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो नेसेसिटी है एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर सकता है उन एडजुडिकेटर्स को जो कि एक तरीके से बायस रवैया इसके अंतर्गत अपनाते हैं। लेकिन कई सारे एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं जिसके अंतर्गत जो डिसीजंस हैं एडजुडिकेटर्स के द्वारा एक तरीके से बायस रूप से लिए गए लेकिन फिर भी वैलिड देखे गए। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो अवेलेबिलिटी है अनदर जो आपके कॉम्पिटेंट पर्सन्स की आर्बिट्रेशंस के लिए वह अवेलेबल ना हो। साथ ही साथ एक और स्थिति ऐसी हो सकती है कि जो एब्सेंस ऑफ जो एडजुडिकेटर है उसका जो कोरम है वह उसके अंतर्गत फॉर्म नहीं किया जा सकता हो। साथ ही साथ इसमें कोई पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि जो अनदर जो कॉम्पिटिटिव जो ट्राइब्यूनल है उसको इस्टेब्लिश इसके अंतर्गत नहीं किया जा चुका हो, तो उस स्थिति में एक तरीके के ये एक्सेप्शनल केस देखने को मिल सकते हैं जिसमें जो एडजुडिकेटर है वह बायस होने के बावजूद भी उस डिसीजन को लागू किया गया हो। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमामि गंगा सेकंड प्रोजेक्ट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नमामि गंगा जो प्रोग्राम है एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जो कि एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में है, जिसका उद्देश्य है, जिसके एक ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके अंतर्गत इफेक्टिव अबेटमेंट किया जाएगा पॉल्यूशंस का, साथ ही साथ कंजर्व एंड रिजुवनेशन किया जाएगा नेशनल रिवर गंगा का। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको ऑपरेटेड किया गया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वनेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ शक्ति के अंतर्गत आता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव कर दिया है नमामि गंगे मिशन सेकंड को विद द बजटरी, इसके अंतर्गत जो एक तरीके से बजटरी जो एलोकेशन किया गया है 22,500 करोड़ का। साथ ही साथ ये 2025 के लिए नहीं बल्कि 2026 तक के लिए इसको बजटरी एलोकेशंस किया गया है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। जो नमामि गंगा जो सेकंड जो मिशन है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है नमामि गंगे मिशन 2 को विथ अ बजटरी, इसके अंतर्गत जो एलोकेशन किया गया है 22,500 करोड़ का और 2026 तक के लिए। अगर हम बात करें नमामि गंगा मिशन की, तो नमामि गंगा जो मिशन है एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, जो कि अप्रूव किया गया था फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में बाय द यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका उद्देश्य था, जिसके 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव थे, जिसके अंतर्गत ये इफेक्टिव अबेटमेंट करेगा पॉल्यूशंस का, साथ ही साथ कंजर्वेशन एंड रिजुवनेशन करेगा नेशनल रिवर गंगा का। इसके अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये ऑपरेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, और इसके जो स्टेट के काउंटर पार्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स के अंतर्गत, तो इसके द्वारा इनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके फोकस एरिया की, तो इसके जो फोकस एरियाज हैं इस प्रोग्राम के, जिसके अंतर्गत ये इंक्लूड करता है सीवेज ट्रीटमेंट को, जो भी फैक्ट्रियों से जो सीवेज आ रहा है उसको एक तरीके से ट्रीटमेंट करने की बात करता है। साथ ही साथ जो रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए, साथ ही साथ जो रिवर सरफेस की क्लीनिंग, और इसमें जो अफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंस जो मॉनिटरिंग उसकी करना, साथ ही साथ गंगा ग्राम इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो स्टेट वाइज इसके अंतर्गत कोई भी एलोकेशन नहीं किया जाता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत, जबकि इसके अंतर्गत जो अमाउंट होता है वह रिलीज किया जाता है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के द्वारा टू द वेरियस एजेंसीज को, कि वह इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नमामि गंगा मिशन सेकंड के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है एक तरीके से रेफर करती है रूल्स एंड ऐसे मेथड्स को कि जिसके अंतर्गत जो एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड जो सर्विस हैं बिटवीन द जो कंपनीज अंडर द कॉमन ओनरशिप उनके बीच में होती है। जो भी 2 कंपनी के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज हो रहा है वह दोनों कंपनी की जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है वह सेम कंपनी पर ही, सेम व्यक्ति पर ही होती है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो शिफ्टिंग जो प्रॉफिट होता है ये एक तरीके से ये टैक्स रेवेन्यू का तो नुकसान ही करता है, साथ ही साथ ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी ये नुकसान करता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग है एक तरीके से रूल एंड मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज के होते हैं, जिसके अंतर्गत कंपनीज अपनी ही एक कंपनी के अंतर्गत उसको ट्रांसफर कर देती है, और जो कंपनीज होती है उसकी दोनों कंपनी की जो ओनरशिप होती है वह सेम व्यक्ति के पास होती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें जो शिफ्टिंग जो प्रॉफिट होता है एक तरीके से देश के लिए टैक्स रेवेन्यू का तो वह नुकसान जनरेट करता ही है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी वह नुकसान पहुंचाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 और 2। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने कंडक्ट करवाया सर्वे जो बीबीसी की जो प्राइमाइसिस थी उसके अंतर्गत, और जो कि इसमें ये पाया गया कि उसने नॉन कंप्लायंस है और जो ट्रांसफर प्राइसिंग जो रूल्स हैं उनको ठीक तरीके से उसने फॉलो नहीं किया है।
अगर हम बात करें ट्रांसफ़र प्राइसिंग की, तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि ये एक तरीके से रूल्स एंड मेथड होते हैं जिसके अंतर्गत जो गुड्स है या कोई सर्विस है तो उनमें कंपनीज़ के बीच में ही कॉमन जो कंपनीज़ हैं उनके बीच में कॉमन ओनरशिप होती है, उनके बीच में ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको अगर हम सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जैसे कोई एक कंपनी ए है, तो इसके अंतर्गत जो इसकी अपनी कई सब्सिडरीज जो कंपनीज होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां क्या करती हैं अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी को, जो कि टैक्स हेवन जो स्टेट्स होते हैं जैसे कि केमन आइलैंड हो गया या नीदरलैंड हो गया, तो इन स्टेट्स के अंतर्गत वे अपनी एक सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पर स्थापित करते हैं और ये कंपनी यहीं पर रजिस्टर्ड होती हैं जिसके कारण से इनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिलती हैं। तो इसके अंतर्गत जो ये बड़ी कंपनी है जैसे कि ए, तो ये जो अपनी सब्सिडरी कंपनी है जो कि टैक्स हेवन जो स्टेट के अंतर्गत है, तो इसको अगर कोई गुड्स है या कोई सर्विस है, गुड्स या सर्विस इसके अंतर्गत कोई भी हो सकती है, तो इसमें जैसे कि उसका जो मूल्य है 100 रुपीज़ का अगर हम मान लेते हैं, तो उसको ये 100 रुपीज़ की जो वस्तु है इसको 200 रुपीज़ में उसको दे देगी। तो 200 रुपीज़ में उसने इसको वस्तु दे दिया, लेकिन फिर जब ही इसको ओपन मार्केट में जब बाद में जब रिलीज करेगी, तो ये जो वस्तु है ओपन मार्केट में जब जाएगी तो ये 400 रुपीज़ की ये ओपन मार्केट में रिलीज कर देगा, जो कि उसकी ओपन मार्केट में रिलीज होने की एक एक्चुअल कॉस्ट थी। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि जैसे कि इस कंपनी ने जो ट्रांसफ़र कर दिया इस गुड्स को 200 रुपये के अंतर्गत, तो इसमें जो इसका जो प्रॉफिट हुआ केवल 100 रुपीज़ हुआ, तो इसको जो जहाँ पर जो टैक्स लगता है इस कंट्री के अंतर्गत, तो उसको केवल 100 रुपये पर ही उसको अपना टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो टैक्स हेवन कंट्री है और टैक्स हेवन कंट्री के होने के कारण से जो 200 रुपये में इसको दिया गया, तो इस पर जो 200 रुपये जो एक्स्ट्रा इसको जो मार्जिन हुआ तो उस पर इसको 200 रुपये पर टैक्स नहीं देना होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ। अगर ये डायरेक्ट या ओपन मार्केट में अगर ये अपना प्रोडक्ट देता तो इसको 400 रुपये में जो प्रोडक्ट देता तो उसका जो प्रॉफिट जो मार्जिन हो जाता वह 300 रुपीज़ हो जाता। तो इस कंट्री के अंतर्गत उसको 300 रुपीज़ पर इसको टैक्स इसके अंतर्गत देना पड़ता, लेकिन अब इसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, केवल 100 रुपीज़ पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो इसके कारण से ये इसको टैक्स बेनिफिट इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती हैं और इसके अंतर्गत जो कंपनी है उसके द्वारा जो सब्सिडरी को इसके अंतर्गत जो ट्रांसफ़र की गई है जो गुड्स, तो उसको कितनी प्राइस पर किया गया है उसी को ही इसके अंतर्गत ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं। इसके जो इफेक्ट हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, एक तरीके से जो पेरेंट कंपनी है जिसकी हमने बात की ए कंपनी, तो उसने एक तरीके से आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया होता है कि वह एक तरीके से जो उसको इनकम हुई है वह इनटैक्सेबल इनकम है, साथ ही साथ जो एक्सेसिव लॉस हुआ है और एक तरीके से कभी कभी तो ये प्रोडक्ट लॉस में भी दे देते हैं अपनी सब्सिडरी कंपनी को। तो एक तरीके से जो पेरेंट कंट्री के अंतर्गत ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनको इस प्रोडक्ट पर लॉस हुआ है, तो इस तरीके से ये अपना टैक्स बचाते हैं। साथ ही साथ ये अलाउ करता है कंपनीज को कि एक तरीके से जो प्रॉफिट है जो सब्सिडरीज को दे दें और जो डोमिसाइल जो हाई टैक्स जो कंट्रीज हैं उसके अंतर्गत ये इनको टैक्स पे ना करना पड़े और जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं उनसे इनको टैक्स एग्जेम्पशंस मिल जाए। साथ ही साथ ये जो शिफ्टिंग जो प्रॉफिट होता है एक तरीके से जो पेरेंट जो कंट्री होती है जहाँ पर जो पेरेंट कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसको टैक्स का तो लॉस होता ही है, साथ ही साथ उस देश को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी नुकसान होता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ट्रांसफर प्राइसिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्बर्ग वायरस से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मार्बर्ग वायरस जो डिसीज है एक जो सीवियर इलनेस है जो कि एक तरीके से वायरल जो गैरिक जो फीवर होता है ह्यूमन के अंतर्गत, तो उसका ये कारण बनता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो फर्स्ट इन्फेक्टेड जो देखा गया था युगांडा से जो इंपोर्ट किया गया था अफ्रीकन ग्रीन मंकी को, तो उसके टिश्यू के अंतर्गत इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसकी जो ऑथराइज जो वैक्सीन्स और जो ड्रग्स इसके लिए अवेलेबल हैं मार्बर्ग वायरस डिसीज के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मार्बर्ग जो वायरस है एक तरीके का सीवियर इलनेस होता है ह्यूमंस के लिए, जो कि एक ह्यूमन में हीमोरेजिक फीवर का ये कारण बनता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसको फर्स्ट जो इन्फेक्टेड इसका जो देखा गया था युगांडा से इंपोर्टेड एक अफ्रीकन ग्रीन मंकी था, उसके टिश्यूज में इसको फर्स्ट टाइम इन्फेक्टेड देखा गया था।
थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसके लिए जो वैक्सीन्स और ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन्स और ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा A1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो इक्वेटोरियल जो गिनी है उसने कंफर्म किया है कि इसका जो फर्स्ट जो आउटब्रेक है हाईली इन्फेक्शियस मार्बर्ग वायरस का, तो वह वहाँ पर एक केस मिला है। अगर हम बात करें मार्बर्ग वायरस डिसीज की, तो ये एक तरीके से सीवियर इलनेस होती है ह्यूमन के अंतर्गत, जो कि कारण बनता है वायरल हीमोरेजिक जो फीवर होता है ह्यूमन में उसका। साथ ही साथ ये एक तरीके से फॉर्मली आपको एक तरीके से मार्बर्ग हीमोरेजिक फीवर के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इसका जो वायरस है, फर्स्ट टाइम इसको आइडेंटिफाई किया गया था, दो जगह पे ये एक साथ दिखा था, जिसमें आपके फ्रैंकफर्ट और मार्बर्ग जो कि जर्मनी में स्थित हैं, और इसी के आधार पर मार्बर्ग का इसका नाम पड़ा है जर्मनी के जो मार्बर्ग शहर के आधार पर। साथ ही साथ इसका जो सेकंड देखा गया था बेलग्रेड सर्बिया इन 1967 में, ये दोनों जगह पर ये एक साथ देखने को मिला था। इसके अलावा जो फर्स्ट इन्फेक्टेड इसमें जो एक्सपोज हुआ था, जो युगांडा से इंपोर्ट किया था अफ्रीकन जो ग्रीन मंकी को, तो उसके टिश्यू में ये पाया गया था। ये जो पर्सन इससे जो इन्फेक्टेड होते हैं वायरस से, तो वो एक तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको सडन उनको एक कुछ भी इलनेस हो जाती है, साथ ही साथ इसमें हाई फीवर आ जाता है, सीवियर हेडेक होता है, साथ ही साथ उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एक तरीके से जो MBD ये फैलता कैसे है, तो जो एबोला के समान जो मार्बर्ग जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है प्राइमेट से फ्रॉम द बैट्स। जो आपके जो चमगादड़ जो होते हैं उनसे ये प्राइमेट्स में फैलता है, और जो ये जो चमगादड़ होते हैं इसके नेचुरल होस्ट ये माने जाते हैं। ये स्प्रेड होते हैं एमंग द ह्यूमन बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है, और साथ ही साथ बॉडीली जो फ्लूइड होते हैं हमारे उनसे ये फैल सकता है। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड बैट्स हैं उनके द्वारा भी अगर ये एक तरीके से उनको ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ये फैल सकता है। अगर हम बात करें ये जो डिसीज है, ये जो बुरियल जो सेरेमनीज होती हैं, यानी कि जब दाह संस्कार या इस तरीके की गतिविधि होती है, तो उसके समय पर भी ये एक तरीके से जो डिसेस्ड पर्सन से ये दूसरे पर्सन में फैल सकता है। अगर हम बात करें मार्बर्ग और जो इबोला वायरस की, तो एक तरीके से ये दोनों एक ही फैमिली से आते हैं जिसका नाम है फिलोब्रेडी फैमिली से, और जो डिसीज है ये कारण बनता है 2% ऑफ क्लिनिकल सिमिलरिटीज़ का। इसके अलावा अगर हम बात करें जो MBD क्या क्यूरेबल है, तो अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो जो वायरस है एक तरीके से लगभग 21 डेज लेता है इसको एक तरीके से पूरी तरीके से इंक्यूबेट होने में या पूरी तरीके से पनपने में। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इसमें अभी तक कोई भी इस तरीके की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ ड्रग भी इसके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें WHO की, तो WHO ने कहा है कि इसको अगर आपको एक तरीके से ट्रीट करना है तो रिहाइड्रेशन इसके लिए एक काफ़ी एक प्रभावी उपाय हो सकता है, जिससे कि एक तरीके से उसके सर्वाइवल के चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया मार्बर्ग वायरस से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉलेटाइल से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वॉलेटाइल्स एक ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि चेंज हो सकते हैं सॉलिड या लिक्विड से इनटू द वेपर स्टेट में रिलेटिवली हाई टेम्परेचर्स पर। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो मोस्ट कॉमन जो वॉलेटाइल्स हैं जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर आते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो वॉलेटाइल्स होते हैं एक तरीके के एलिमेंट या कंपाउंड्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं सॉलिड लिक्विड से किस स्टेट में, वेपर स्टेट में, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर नहीं बल्कि रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो मोस्ट कॉमन जो वॉलेटाइल इसके अंतर्गत हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या वाटर हैं, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो वॉलेटाइल्स इसमें जो कॉन्टेक्स्ट देखा गया कि अभी न्यू रिसर्च इसमें जो मीटरॉइड्स की अगर देखी गई तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो सम ऑफ द वेल नोन जो वॉलेटाइल्स हैं ये आउटर सोलर सिस्टम से ये देखे गए।
अगर हम बात करें आउटर सोलर सिस्टम की, तो ये जो जुपिटर के बाद के जो जितने भी ग्रह हैं वह एक आउटर सोलर सिस्टम कहा जाता है, और जो इनर जो प्लैनेट्स हैं उनको एक तरीके से मरकरी, वीनस, जो अर्थ और जो मार्स हैं ये इनर प्लैनेट कहे जाते हैं, जो कि एक तरीके से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं जिसमें आपको रॉक्स और जो आपके टेरिटोरियल सरफेस इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। लेकिन जो जुपिटर के बाद के ये जो ग्रह हैं इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है, जो कि एक जाइंट साइज के होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो एक गैसियस फॉर्म में है, और जो गैसियस फॉर्म में भी यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम से ये बने हुए हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रॉयड जो बेल्ट पाई जाती है वह मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाई जाती है। साथ ही साथ जो क्यूपर बेल्ट है ये प्लूटो के बाद ये क्यूपर बेल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो देखा गया एक जो न्यू रिसर्च में देखा गया कि जो वॉलेटाइल जो कंपाउंड है जो आउटर प्लैनेट से देखने को मिले, और जो वॉलेटाइल्स होते हैं एक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉलिड या लिक्विड से वेपर स्टेट में ये चेंज हो सकते हैं रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स पर। अगर हम बात करें प्लेनेटरी जो साइंटिस्ट हैं ये ऑफन लगभग अक्सर ये क्लासिफाई करते हैं वॉलेटाइल्स को कि ये एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट्स इनका होता है। इनका जो मोस्ट कॉमन जो वॉलेटाइल्स होते हैं जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आउटर सोलर सिस्टम मटेरियल की, तो इनके विथआउट कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर जो अर्थ में हमें देखने को मिलता है फ्यूअर कंसेंट्रेशन ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल का, तो वह यहाँ पर नहीं हो पाता, जिससे कि हमारा जो प्लेनेट था वह ड्राई होता, और जिसमें जो एक पॉलिनेशन के लिए ज़रूरत होती है इन वॉलेटाइल मटेरियल की, तो वह पॉलिनेशन नहीं हो पाता, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाता। अगर हम बात करें ये किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है वॉलेटाइल्स का, तो ये प्ले करते हैं एक मेजर रोल इन द पॉलिनेटर्स जो अट्रैक्शंस इन द टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स होते हैं उनके पॉलिनेशन यानी कि उनके परागण में ये सहायता करते हैं। इसके अलावा जियोलॉजी के अंतर्गत ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जो कि एक मैग्मेटिक जो डिफ्रेंसिएशन होता है जो कि कलेक्ट करते हैं और फॉर्मिंग जो मटेरियल्स। साथ ही साथ जो हीट बजट होता है इग्नेस बॉडीज़ का ज़मीन के अंतर्गत, तो उसमें जो फ्रैक्चर जो सराउंडिंग्स होते हैं रॉक्स और उससे संबंधित जो एम्प्लेसमेंट होते हैं उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें जो डीप वॉलेटाइल जो इसके अंतर्गत होते हैं अर्थ की क्रस्ट के अंतर्गत, तो उसमें एक वॉल्केनिक और प्लेट टेक्टोनिक जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वॉलेटाइल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि प्रोवाइड कराती है फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन फॉर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो यूनियन कैबिनेट ने इसमें अप्रूव किया है वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 तक विद द फाइनेंशियल जो एलोकेशन किया गया है वह 4800 करोड़ का इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो वाइब्रेंट ब्लेज जो एक्शन प्लान है ये क्रिएट करेगा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत की सहायता से। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें जो फंड है जो डेवलपमेंट ऑफ जो एसेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ जो लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंतर्गत इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 25-26 तक विद द फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ 4800 करोड़ के साथ, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो वाइब्रेंट ब्लेज जो प्रोग्राम है ये क्रिएट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और इसमें हेल्प ली जाएगी ग्राम पंचायत की, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो वाइब्रेंट जो ब्लेज प्रोग्राम है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 तक।
विद द फाइनेंशियल एलोकेशन इसमें किया गया है 4800 करोड़ का। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंतर्गत प्रोवाइड कराते हैं फंड्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जो एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर आवश्यकता है, साथ ही साथ वहाँ पर जो लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्रिएट करने के लिए इन द 19 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जो कि 46 जो बॉर्डर ब्लॉक्स हैं 4 स्टेट के अंतर्गत, साथ ही साथ एक यूटी इसके अंतर्गत शामिल है। ये जो प्रोग्राम है वह हेल्प करता है कि जिससे कि इंक्लूसिव जो ग्रोथ है जो बॉर्डर एरियाज के अंतर्गत वह इसके अंतर्गत स्थापित की जा सके। साथ ही साथ ये जो स्कीम है एक तरीके से सहायता प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ आइडेंटिफाई करती है, डेवलप करती है इकोनॉमिक जो ड्राइवर्स हैं बेस्ड हैं वहाँ के नेचुरल जो लोकल जो ह्यूमन और जो अदर रिसोर्सेज जो वहाँ के हैं उस पर जो बेस्ड हैं, तो उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई करने का काम इस स्कीम के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इनको जो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ सेंटर के रूप में स्थापित किया जाता है और ये एक तरीके से हब एंड स्पोक मॉडल पर यह काम करता है, जो कि एक तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और वहाँ की जो एम्पावरमेंट ऑफ यूथ और वुमेन को साथ में लेकर उनका स्किल डेवलपमेंट करके उनको आगे बढ़ाने का इसमें प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ये एक तरीके से प्रमोशन करता है वहाँ के लोकल कल्चर का, वहाँ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके आधार पर उनको स्किल सेट प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ उनके जो हेरिटेज डेवलपमेंट करता है जिससे कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़े। इसके अलावा वहाँ पर सस्टेनेबल जो इको एग्री जो बिजनेस है, साथ ही साथ कंसेप्ट ऑफ वन विलेज वन प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वहाँ पर उसके माध्यम से वहाँ पर कोऑपरेटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओज के माध्यम से वहाँ पर ये स्कीम के द्वारा सहयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो फर्स्ट फेज में जो 663 जो विलेजेस थे इसके अंतर्गत इस प्रोग्राम के अंतर्गत कवर किए गए और जो वाइब्रेंट जो विलेज जो एक्शन प्लान है ये क्रिएट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा विद द हेल्प ऑफ वहाँ की जो ग्राम पंचायत हैं उनके माध्यम से। अगर हम इसके की आउटकम्स की बात करें तो जो इसकी जो कनेक्टिविटी है, जो वेदर रोड जो कनेक्टिविटी है, ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटीज़ हैं, 24/7 जो इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर एंड विंड एनर्जी के माध्यम से, साथ ही साथ मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, टूरिस्ट सेंटर्स के रूप में, मल्टीपर्पज़ सेंटर्स के रूप में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में, तो वहाँ पर एक तरीके से ये एक्सपेक्टेड हैं और इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से इनको वहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। साथ ही साथ ये एक तरीके से ओवरलैप करते हैं, जो भी ये एक तरीके से ओवरलैप नहीं करते जो बॉर्डर एरिया जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ में, जो कि एक तरीके से उनको जो आउट ऑफ द अगर हम इसके टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन की बात करें तो जो 48 जो 100 जो करोड़ में से लगभग 2500 जो करोड़ हैं वह उसको एक तरीके से रोड्स के लिए ही उनको यूज किया जाएगा। बाकी का जो पैसा है वहाँ की जो एक्टिविटी के लिए वहाँ पर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृषि उड़ान 2.0 स्कीम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कृषि उड़ान को लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स के रूप में टू असिस्ट द फार्मर, की जिससे कि वे अपने जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर सकें, जिससे कि उनकी जो वैल्यू रियलाइजेशन है वह उसके अंतर्गत बढ़ सके। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कृषि उड़ान स्कीम 2.0 है एक तरीके से एनहेंस करता है जो एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस हैं और जो कि मेनली फोकस करेगा ट्रांसपोर्टिंग जो पेरिसेबल्स जो फूड प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द जो हिली एरियाज हैं या नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कृषि उड़ान जो स्कीम है ये कन्वर्जेंस स्कीम है जिसके अंतर्गत 8 मिनिस्ट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको लॉन्च किया गया था कृषि उड़ान स्कीम को, जिससे कि एक इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स प्रोवाइड कराए जा सकें फार्मर्स को, जिससे कि उनके जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनको एक तरीके से उनकी वैल्यू जो रियलाइजेशन उनको मिल सके। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो कृषि उड़ान 2. जो स्कीम 2.0 है उसमें जो एग्जिस्टिंग जो प्रोविजंस हैं उसको इंक्रीज किया गया है और इसमें जो मेनली फोकस किया गया है जो हिली एरियाज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो गुड्स इसके अंतर्गत जो शामिल की गई हैं वे पेरिसेबल गुड्स, यानी कि जो जल्दी खराब जो गुड्स हो जाती हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं उनको इसके अंतर्गत शामिल करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसमें जो कन्वर्जेंस है 8 मिनिस्ट्रीज साथ में मिलकर इसको काम कर रही हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में।
जो कृषि उड़ान 2.0 स्कीम है ये एक्सपेक्टेड है एक तरीके से इंक्रीज कर देगा एयर कैरियर्स इन द एग्री जो प्रोड्यूस हैं, जैसे कि आपके हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, लाइव स्टॉक्स या जो प्रोसेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए। अगर हम बात करें कृषि उड़ान स्कीम की, तो इसको लॉन्च किया गया था कि जो भी इनके जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नेशनली या इंटरनेशनली इनको एक तरीके से रूट प्रोवाइड कराया जा सके और जो फार्मर्स को अपने प्रोडक्ट बाहर भी भेज सके। इसके अलावा जो 2.0 स्कीम है ये मेनली फोकस कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साथ ही साथ जो हिली एरियाज़ हैं और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन पर, और जो मेनली इसमें जो पेरिसेबल जो गुड्स हैं उस पर इसमें फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो एयरपोर्ट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है के उसके अंतर्गत इसमें आसाम के साथ साथ इसमें सारे जो एयरपोर्ट्स हैं इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कृषि उड़ान 2.0 स्कीम का, जिसके अंतर्गत ये इंक्रीज कर देगा शेयर ऑफ जो एयर कैरियर्स है और जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन है एग्री प्रोड्यूस का, और इसमें एक तरीके से जो हॉर्टिकल्चर हैं या फिशरीज हैं, लाइव स्टॉक्स हैं या प्रोसेस जो प्रोडक्ट हैं उनका एक इंक्रीज हो जाएगा एयर कैरियर्स में। इसके अलावा ये जो स्कीम का उद्देश्य है कि एक इंश्योर कर सकें कॉस्ट इफेक्टिव टाइम बाउंड एयर ट्रांसपोर्टेशन को, साथ ही साथ जो एसोसिएटेड रहेंगे जो लॉजिस्टिक्स हैं फॉर ऑल द जो एग्री प्रोड्यूस हैं, जैसे कि ओरिजिनली स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए इंक्लूडिंग द आसाम, हिली और जो आपके ट्राइबल रीजन्स हैं उन कंट्रीज़ के अंतर्गत, तो उनको इसमें प्राइमरी इसके जो स्कीम 2.0 के अंतर्गत इसमें फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कृषि उड़ान स्कीम के अंतर्गत कई सारी मिनिस्ट्रीज इसमें लगभग 8 मिनिस्ट्रीज इसमें एक कन्वर्जेंस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो ये एक तरीके से हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है, जिसके अंतर्गत जो भी लॉजिस्टिक्स हैं इसमें जो एयर फ्रीट तक पहुंचाने के लिए, तो इसको जो फ्रीट को एयर तक कार्गो तक पहुंचाने के लिए इसमें हब एंड स्पोक मॉडल को इसमें अपनाया गया है। इसके अलावा इसमें रिसोर्स पूलिंग की जा सकती है, क्योंकि जो फ्लाइट के अंतर्गत कई सारे लोग मिलकर एक साथ अपना जो एग्री प्रोडक्ट को भेज सकते हैं, तो जिसके कारण से उनको इसमें भेजना सस्ता पड़ेगा। साथ ही साथ ई कुशल के माध्यम से जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें ई कुशल के माध्यम से एक फैसिलिटेशन जो इन्फॉर्मेशन है या क्या डिसेमिनेशन जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाती है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कृषि उड़ान 2.0 स्कीम के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं एक तरीके की एंटिटीज होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं ई कॉमर्स साइट्स या मर्चेंट्स को इन एक्सेप्टिंग द जो पेमेंट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने में, साथ ही साथ जो कस्टमर्स होते हैं उनके पेमेंट जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने में। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नॉन बैंक जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनके लिए ज़रूरत है कि वह एक तरीके से आरबीआई के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कराएं। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं एक तरीके की एंटिटी होते हैं जो कि ई कॉमर्स और मर्चेंट्स को कि उनके जो कस्टमर्स हैं उससे वे पेमेंट एक्सेप्ट करने और जो उनकी ऑब्लिगेशन है कस्टमर की पेमेंट की, तो उनको कंप्लीशन करने में ये एक तरीके से सहयोग करते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो नॉन बैंक जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई, लेकिन इनको पेमेंट और सेटलमेंट जो एक्ट है 2007 का, तो उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना होता है, ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो आरबीआई ने एक तरीके से इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दी है लगभग 32 एंटिटीज को, जिसके अंतर्गत ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में भारत में वर्क कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेमेंट एग्रीगेटर की, तो ये एक तरीके की एंटिटी होती हैं जो कि फैसिलिटेट करती हैं ई कॉमर्स साइट्स या मर्चेंट्स को कि वह एक जो कस्टमर से उनको जो पेमेंट लेना है तो उससे संबंधित उनको फैसिलिटेट करती है, साथ ही साथ उनके जो पेमेंट के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको कंप्लीट करने में उनको सहयोग करती है। अगर हम बात करें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स की, तो ये एक तरीके की एंटिटीज होती हैं जो कि ऑन बोर्ड जो डिजिटल मर्चेंट्स जो होते हैं उनसे पेमेंट को एक्सेप्ट करती हैं ऑन देयर बिहाफ ऑफ देयर गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम द बैंकिंग रेगुलेटर के माध्यम से।
अगर हम बात करें नॉन बैंक जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं उनको रिक्वायर होता है ऑथराइजेशन फ्रॉम द आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, उसके अंतर्गत। साथ ही साथ जो पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं उनको एक कंपनी के अंतर्गत इनको इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, चाहे वे कंपनी एक्ट 1956 या 2013 के अंतर्गत वे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बैंक जो प्रोवाइडर्स होते हैं पेमेंट जो एक तरीके से पेमेंट एग्रीगेटर्स के, तो एक तरीके से जो सर्विस जो प्रोवाइड कराई जाती है नॉर्मल बैंकिंग रिलेशनशिप इसके अंतर्गत होता है, जिसके कारण से इन्हें जो सेपरेट ऑथराइजेशन की आवश्यकता नहीं होती आरबीआई से। साथ ही साथ जो आपके पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं इनको एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर्स भी कहा जाता है या आउटसोर्सिंग पार्टनर भी कहा जाता है बैंक्स का और या नॉन बैंक्स का। एक तरीके से इसमें बैंक्स के लिए भी हो सकते हैं या नॉन बैंक्स के लिए भी इसके अंतर्गत ये शामिल हो सकते हैं। और अगर ये बैंक के रूप में ही अगर ये बैंक ही अगर पेमेंट एग्रीगेटर है तो उसको इसके अंतर्गत आरबीआई के लिए सेपरेट ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो ऑथराइजेशन जो करवाना पड़ता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत, तो वो किसके लिए है? जो नॉन बैंक जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं उनको ऑथराइजेशन करवाने की ज़रूरत होती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पेमेंट एग्रीगेटर से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।